किसानों के आंदोलन का आज 38वां दिन भी जारी। आंदोलन सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली वार्ता 4 जनवरी को होगी। अगली बैठक में एमएसपी पर बात होनी है। वार्ता से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान आज एक बार फिर से 11:30 बजे मंथन करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उधर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बॉर्डर पर किसानों के इकट्ठा होने से ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। किसानों के रहने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी जारी हैं। किसान दिल्ली के आंदोलन में 10,000 से ज्यादा टेंट लगेंगे। किसानों ने कहा, बिल रद्द होने तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संघों के साथ होने वाली बैठक में सकारात्मक नतीजों के निकलने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने यह साफ नहीं किया कि 7वें दौर की बातचीत अंतिम होगी या फिर आगे जारी रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, उम्मीद है जो भी फैसला होगा देश और किसानों के हित में होगा। कृषि मंत्री बोले, मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन 4 जनवरी को बैठक में काफी कुछ साफ हो सकता है। डीडीए का लोगों को नए साल पर तोहफा। आज डीडीए अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रही है। करीब 1,350 फ्लैट्स की इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर किए जा सकेंगे। फ्लैट्स के लिए आज से 16 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। स्कीम में द्वारका, जसोला, मंगलापुरी, वसंत कुंज में फ्लैट्स तैयार होंगे। ज्यादातर फ्लैट्स पहले से ही डेवलप्ड साइटों पर हैं और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पिछली 3 स्कीम से इन्हें बेहतर रिस्पांस मिलेगा। ज्यादातर फ्लैट्स HIC, MIG, EWS कैटेगरी के हैं। कुछ फ्लैट LIG सेगमेंट के भी स्कीम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव उन्होंने रखी। 1 साल में योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट और चेन्नई में फ्लैट्स तैयार होंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इस परियोजना से अर्बन हाउसिंग की जरूरतें पूरी होंगी। मोदी बोले, इस परियोजना पर हर देशवासी को गर्व होगा। विकास को गति देने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम्स का भी इस्तेमाल होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। ईडी की ओर से यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि HDIL के माध्यम से 95 करोड़ रुपए निकालने में प्रवीण की भूमिका थी। यह भी पता चला कि प्रवीण राउत ने बैंक खाते से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान माधुरी प्रवीण राउत के खाते में किया था। इसके बाद माधुरी ने कथित तौर पर इसमें से 55 लाख रुपए वर्षा राउत यानी कि संजय राउत की पत्नी के खाते में ब्याज मुक्त ट्रांसफर किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदू देशभक्त बताया गया है। भागवत के इस बयान पर हो सकता है विवाद छिड़े। भागवत के अनुसार महात्मा गांधी ने कहा था, मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। और एक बात तो साफ है कि हिंदू है तो उनके मूल में देशभक्त होना ही पड़ेगा। देशद्रोही कोई नहीं है।
यहां पर। भागवत ने कहा कि एक प्रामाणिक शोध ग्रंथ भागवत के मुताबिक गांधी बोले थे कि हिंदू हैं तो उसके मूल में देशभक्त होना ही पड़ेगा। पश्चिम कूच बिहार में तृणमूल के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर गोलियां बरसाई, बम फेंके गए। तृणमूल की प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और वहीं इलाके में अब भी तनाव है। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वीआईपी सुरक्षा के लिए बंगाल पहुंची सीआरपीएफ की 2 और कंपनियां। राज्य में अब कुल 39 कंपनियां तैनात हैं। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड में सीआईडी ने बैरकपुर कोर्ट में जमा किया आरोप पत्र में 10 आरोपियों के नाम। सभी पर आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज किए गए। मनीष शुक्ला को 4 अक्टूबर 2020 को टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास गोली मारी गई। ममता बनर्जी को एक और झटका, शुभेंदु अधिकारी के भाई समेत 20 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल के खेमे से तृणमूल नेताओं और समर्थकों का टूटना ममता के लिए समस्या बन सकता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल के 2 गुटों ने सड़क पर उतरकर अलग अलग रैलियां निकालकर पार्टी का प्रतिष्ठा दिवस आयोजित किया। तृणमूल की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अब सभी विरोधी दल इन गुटों को तोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का दिख रहा है खासा असर। अगले 24 घंटे में शीतलहर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज होने की आशंका। दिल्ली में नए साल का आगाज शीतलहर से हुआ, जबकि उत्तराखंड में खिली धूप की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन का मौसम साफ रहेगा। रविवार से निचले और मध्यम क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के बाद राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ गई है। कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया है। आने वाले दिनों में फिलहाल राहत के आसार नहीं। नए साल में देश को पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इस्तेमाल को शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। देश में 6 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का अभियान। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। जबकि सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। डीसीजीआई द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने कोवैक्सीन के अंतिम प्रभाव विश्लेषण की सिफारिश की है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर आगे विचार विमर्श के लिए अंतरिम प्रभाव विश्लेषण किया जा सकता है। साल के पहले दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नौशेरा सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के नायब सूबेदार रविंद्र सिंह शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाक चौकियों को तबाह किया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया, जबकि कई अन्य पाक सैनिक घायल हुए। यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अतीक अहमद की 37 बीघा जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। दिल्ली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी बरामद। गिरोह के मास्टरमाइंड ने अपने नाम से 2 फ्लैट्स भी खरीद रखे हैं। ये चोरी से पहले घरों की रेकी करते थे, उन्हीं घरों को टारगेट किया करते थे। जो घर काफी दिनों से बंद रहते थे उनको निशाना बनाते थे। प्लान के मुताबिक 6 से 7 लोग पूरे वारदात में शामिल होते थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से लखनऊ में चोरी करने के दौरान सरेंडर किया था। यूपी के बिजनौर में कोचिंग से घर लौटे छात्रा से 2 बदमाशों ने मोबाइल छीनकर फरार हो गए। बदमाश लोगों ने पीछा कर पकड़ा, जमकर पिटाई की। छात्रा के मुताबिक बदमाशों ने उसके कुंडल भी छीनने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाया तो
मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद किया अवैध हथियारों का जखीरा। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार्बाइन, 3 पिस्टल, 5 मैगजीन, 15 कारतूस बरामद किए। यह हथियार एमपी के छात्रीपाड़ा से लाए गए थे। मुंबई के बांद्रा से जब्त किए गए हथियारों की कीमत करीब 3,75,000 रुपए बताई जा रही है। नोएडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। घटना से नाराज आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 के थाने का घेराव किया। आरएसएस कार्यवाहक विनोद राम मंदिर के लिए धन संग्रह संपर्क पर निकले थे, तभी छोटी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 9 के पास हुई घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुंबई में सामने आई सनसनीखेज वारदात। न्यू ईयर की पार्टी मनाने दोस्त के घर गई थी। जिसने बुलाया उसी ने मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जानवी ने अपनी दोस्त को पार्टी में एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जानवी के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने बयान में आरोपी लड़के ने कहा, याद नहीं रात को क्या हुआ। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन की रिहर्सल की मेगा तैयारी पूरी हुई। आज से शुरू होगा वैक्सीन का सबसे बड़ा अभियान। वैक्सीन की रिहर्सल के दौरान 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ड्राई रन किया गया था। इसमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल थे। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में जल्द ही अब शुरू होगी ओपीडी सर्विस। कोरोना संकट के चलते एलएनजेपी में सेवाएं बंद कर दी गई थी। दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल को अब आंशिक रूप से कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी पर 26 लोग गिरफ्तार। सीजीआई ने जताई चिंता। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज को देखने के बाद 50 और लोगों की तलाश जारी है। शुरुआती जांच में भीड़ की नाराजगी की वजह मंदिर के बगल में मकान को हिंदू समाज के एक व्यक्ति ने खरीदकर उसकी मरम्मत करवाना माना जा रहा है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा से डिलीट किए सारे पोस्ट। अकाउंट्स हैक होने पर पोस्ट डिलीट किए। विद्या बालन ने मनाया अपना बर्थडे। परिवार संग खास जगह पर सेलिब्रेट किया। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी का नए साल में शानदार आगाज की तस्वीरें सामने आई। ट्रोल्स को खरी खोटी भी सुनाई। अनन्या पांडे ने मालदीव्स में 2021 का स्वागत किया। बोली, 2020 तुमने बहुत कुछ किया, शुक्रिया। 2020 के आखिरी दिन कंगना रनौत ने साफ किए जूते। फोटो शेयर कर कहा, 2021 में क्वीन की तरह लूंगी एंट्री। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 10 जनवरी 2021 तक मौका। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन। टूट सकता है 2 साल पहले का रिकॉर्ड। एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर। सरकार ने 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी। लगातार 26वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर है। लॉन्च हुए वीवो के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, वीवो X60 और X60 Pro। पहली बार मिलेगा ऐसा खास फीचर। कम कीमत में लॉन्च हुआ वीवो Y20। ट्रिपल कैमरे के साथ मिलेगी सुपरफास्ट बैटरी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय मिलेगी नई सुविधा। वीडियो मीट ने बैक स्टेज लॉन्च किया।
फेसबुक सुरक्षा को लेकर गंभीर, नए साल में ऐड होंगे नए सिक्योरिटी फीचर्स। नेपाल से खाली हाथ वापस लौटा चीन, ओली ने नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी है। कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन को रोकने के लिए चीन ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। चीनी दूतों को बिना कुछ हासिल हुए ही वापस लौटना पड़ा। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल के पास तिब्बत में रेल पटरी बिछाने का काम पूरा किया। अमेरिका के सबसे खूंखार सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की मौत, 93 महिलाओं का मर्डर किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।